हेलो बच्चों, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के लिए हम लोग यहाँ पे एमएचटी सीटी के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो होपफुली आपने सिनॉप्सिस देख रखा है, पूरा थियरी और आपका जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट है आपका अच्छे से, और जो भी फॉर्मूला है उसका लिस्ट आपके सामने है। नहीं है तो आप उसको पहले नोट डाउन करो, लिखो सामने, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर देंगे। बिना थियरी और फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हुए अगर आप एमसीक्यूज पे आते हो तो एमसीक्यूज की दुनिया में आप फंस जाओगे और फिर थोड़ा कैसा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले वो सिनॉप्सिस अच्छे से देख लो, थियरी अच्छे से समझ लो, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला का लिस्ट बना के आपके सामने रखो, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। फॉर्मूला में थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था तो मैंने इसको सही कर दिया। ये एक्चुअली 0.8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.8, 0.1 बाकी सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जूल होगा, कैपिटल जे होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है। ये रेडिएशन का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे सामने आपके। हीट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर मिनट। अब देखो ये यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट है, इस पर हीट एनर्जी इंसिडेंट किया जा रहा है। जो इंसिडेंट किया जाता है उसको हम लोग क्यू लिखते हैं, और क्यू अपॉन टी का वैल्यू देके रखा हुआ है, क्योंकि देखो 1000 जूल पर मिनट है तो पर यूनिट टाइम के साथ डिवाइड किया गया, दैट इज 1000 जूल पर मिनट का आपका हीट इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर। If coefficient of absorption is 0.8, coefficient of absorption मतलब A का वैल्यू 0.8 है, coefficient of reflection 0.1 है, coefficient of reflection आपका 0.1 हो जाएगा। Then heat energy transmitted by the surface in 5 minutes, 5 मिनट में कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, समझ गए? मतलब हीट ट्रांसमिटेड बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन नहीं पूछा है यहाँ पे। हीट ट्रांसमिटेड कितना है इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे देखो, अब आप क्या कर सकते हो, पहले तो हमको जो पता है a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, इसी से शुरू करते हैं हम लोग। तो a का वैल्यू क्या है हमारा 0.8 है, r का वैल्यू क्या है 0.1 है, tr का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो tr का वैल्यू आप देखोगे तो 1 माइनस 0.8 प्लस 0.1 0.9, इसमें से माइनस हो जाएगा, यहाँ से 0.9 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.1। अब टी आर का फॉर्मूला क्या है, हीट ट्रांसमिटेड अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू 0.1। तो वो पूछ रहा है कि कितना हीट ट्रांसमिट हुआ है। एक सेकेंड, नहीं सॉरी गलत फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने। हीट ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या आता है, सॉरी इसका कोएफिशिएंट ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या है, क्यू टी अपॉन हीट इंसिडेंट। अब क्योंकि हम लोग को क्यू बाई टी का वैल्यू देके रखा हुआ है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को टी से डिवाइड कर दो। टी से डिवाइड कर दोगे तो क्यू टी अपॉन टी अपॉन क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू 0.1 हो जाएगा। तो क्यू टी अपॉन टी अपॉन क्यू अपॉन टी का वैल्यू 1000 है, तो बस यहाँ पे 1000 जूल पर मिनट, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू टी अपॉन टी का वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 100 हो जाएगा। सो दिस विल बी 100 जूल पर मिनट, क्योंकि ये जूल पर मिनट था ना, जाने के बाद वहाँ जूल पर मिनट आएगा। मतलब 1 मिनट में 1000 जूल ट्रांसफर हो रहा है, 1 मिनट में 1000 जूल ट्रांसफर हो रहा है। पर हमें कितने में चाहिए बताओ, हमें 5 मिनट में चाहिए। तो अगर 1 मिनट में 1000 जूल ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज क्यू टी का वैल्यू आ रहा है, तो मुझे बताओ 5 मिनट में कितना होगा, 100 जूल। 1 मिनट में अगर 100 जूल ट्रांसफर हो रहा है तो 5 मिनट में कितना ट्रांसफर करेगा, ये 500 जूल ट्रांसफर करेगा। 5 मिनट में 500 जूल ट्रांसफर करता है। तो एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस इन 5 मिनट्स इज 500 जूल, एंड दैट इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 140 केल्विन टू 560 केल्विन। तो पहला टेम्परेचर इसका क्या है, 140 केल्विन है, और फाइनल टेम्परेचर कितना है, 560 केल्विन है। ठीक है, if the RMS speed of the gas molecules is V at 140, मतलब इसका पहला RMS स्पीड जो है VRMS 1 ले लेता हूं मैं, ये 140 है, and then the 560 Kelvin RMS speed will be। अच्छा, तो 560 केल्विन पे कितना RMS स्पीड होगा, तो भाई ये तो हम जानते हैं यहाँ पे कि RMS का, सॉरी 560 बोल रहा हूं मैं, ये पता करना है हमें। क्या कर रहा हूं मैं, रुको एक सेकंड। इफ द आरएमएस स्पीड ऑफ गैस इज v एट 140, जो 140 पर v है,
तो 560 टेम्परेचर पे क्या होगा? तो हम जानते हैं कि Vrms जो होता है इट इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका फॉर्मूला हमें पता है 3RT/m0। तो हमने गैस चेंज नहीं किया इसलिए m0 का वैल्यू, r का वैल्यू, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं Vrms2 अपॉन Vrms1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन अंडर रूट T1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। Vrms2 का वैल्यू हमें पता करना है, तो Vrms2 ऐसे रहने दो। Vrms1 का वैल्यू पहले टेम्परेचर पे दे के रखा हुआ है, V इज इक्वल टू अंडर रूट 560 अपॉन T2 अपॉन T1, 560 अपॉन 140, तो 560 अपॉन 140, तो 14 4 से 56 होता है, तो अंडर रूट 4 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो Vrms2 इज इक्वल टू, ये V वहाँ भेज दो तो 2V हो जाएगा, तो 2V दैट इज ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। केटी जी थोड़ा सिंपल टॉपिक है तो आपको क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं मिलेंगे, इसलिए फटाफट करते चले जाओ। चलो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द प्रोडक्ट PV रिमेन्स कांस्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ PV आर सेम एज। देखो PV का जो डायमेंशन होता है बता ही देता हूँ, PV का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर और किसी भी टाइप का एनर्जी के डायमेंशन के बराबर आएगा। क्योंकि देखो एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, या हीट एनर्जी हो, या हीट हो, सीधा सीधा हीट हो, हीट एनर्जी हो, या फिर टॉर्क हो, क्योंकि टॉर्क और एनर्जी का भी डायमेंशन सेम होता है। मैं सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी अलग अलग है। PV का और इन सब का डायमेंशन सेम होता है। तो क्या पता क्वेश्चन कहीं बदल जाए, आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखो क्या है, एनर्जी, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम, एनर्जी के डायमेंशन के बराबर PV का डायमेंशन होता है, तो आपका एनर्जी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्फीयर्स S1 and S2 have same radii but temperatures are T1 and T2 respectively. Their emissive power is same and emissivity is the ratio 1:4. Find ratio T1 to T2. अब देखो यहाँ पे दो स्फीयर्स है, दोनों का रेडियस मान लेते हैं, एक का रेडियस R1 है। अच्छा, दे हैव सेम रेडिया, दोनों का रेडियस सेम है। ओके, तो R और R मान के चलते हैं, R और R। तो स्फीयर्स S1 and S2 हैव सेम रेडिया बट टेम्परेचर्स T1 and T2। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। देयर एमिसिव पावर इज सेम, दोनों का एमिसिव पावर सेम। अब एमिसिव पावर को उन्होंने R से रिप्रेजेंट किया, तो इसका एमिसिव पावर R1, इसका एमिसिव पावर R2 है। एंड एमिसिविटी इन द रेशियो 1:4। एमिसिविटी का रेशियो मतलब एमिसिविटी E होता है ना, तो इसका E1 इसका E2 मान के चलते हैं, और E1 है और E2 है, E1, तो E1 अपॉन E2 जो है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो T1 अपॉन T2, तो T1 अपॉन T2 आपको ढूंढना है। ठीक है, देखो ये ब्लैक बॉडी नहीं, ऑर्डिनरी बॉडी है, क्योंकि अगर ब्लैक बॉडी होता तो ब्लैक बॉडी का याद रखना, शायद मैंने थ्योरी पार्ट में सिनॉप्सिस में ना दिया हो, देख लेना एक बार। ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूं मैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर 1 होता है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर नहीं, एमिसिविटी E का वैल्यू 1 होता है। E का फॉर्मूला याद है ना, R अपॉन RB। E इज नथिंग बट R अपॉन RB, किसी भी बॉडी के लिए एमिसिव पावर और ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर का रेशियो। अगर तुम ब्लैक बॉडी का ही निकाल रहे हो तो ऊपर भी RB आ जाएगा, नीचे का भी RB आ जाएगा, और E का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑर्डिनरी बॉडी है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि दोनों का एमिसिविटी अलग अलग है। तो एमिसिविटी का वैल्यू 1 होता है ब्लैक बॉडी के लिए, ये दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा, 1 नहीं होगा। इनका रेशियो 1:4 में देके रखा हुआ है। हमें चाहिए T1 अपॉन T2, और हमको कंडीशन ये दिया है कि दोनों का एमिसिव पावर सेम है, दिया सेम, एमिसिव पावर इज सेम। तो बस R1 इज इक्वल टू R2 लिख दो, फॉर्मूला यूज कर लो, काम खत्म करो। अब एमिसिव पावर का फॉर्मूला स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से R इज इक्वल टू सिग्मा E सिग्मा, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E आ जाएगा, E सिग्मा T1:4, E सिग्मा T2:4। दोनों का E अलग अलग है, तो इधर E1 आ जाएगा, इधर E2 आ जाएगा। सिग्मा कांस्टेंट है, दोनों जगह पे सेम रहेगा।
तो सिग्मा सिग्मा हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे T2 को नीचे लेके आ जाओ, तो T1 का पावर 4 T2 का पावर 4 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 हो जाएगा। ठीक है, T1 अपॉन T2 चाहिए हमें। अगर E1 अपॉन E2 1/4 है तो इसका मतलब E2 अपॉन E1 जो होगा वो 4/1 हो जाएगा। हमें E2 अपॉन E1 की ज़रूरत है यहाँ पे, तो ये आप लिख सकते हो T1 अपॉन T2 का पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। E2 अपॉन E1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 1 हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 4 को आप लिख दो 2 का स्क्वायर, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और इसका पावर आपका 4 हो जाएगा। नाउ सी आप यहाँ पे फोर्थ रूट ले लो। फोर्थ रूट लेने का मतलब है कि पावर को 4 से डिवाइड करना है। फोर्थ रूट का मतलब पावर को 4 से डिवाइड करना है, दोनों तरफ यही काम करो। तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 अपॉन 4 1 बच जाएगा, और इसके पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 अपॉन 2 आपका 2 रेज़ टू 1/2 हो जाएगा। और पावर 1/2 होने का मतलब होता है √2। इसका मतलब T1 अपॉन T2 का वैल्यू √2 अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसका रेशियो जो है T1:T2 वो √2:1 आ जा रहा है आपका, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चलो आई होप ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा। ये ग्राफ थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, गड़बड़ा गया है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो ये ग्राफ आपको जो दिख रहा है, ये ग्राफ आपका बी का है। यहाँ पे बी है, ये डी है, ये आई थिंक ए है। यहाँ पे ग्राफ जा रहा है आपका ए है, और ये आपका सी है ग्राफ। चलिए इसमें बोर्ड पे आते आते पूरा एक्सपैंड हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर प्लॉट करके रखा हुआ है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करके रखा हुआ है। हर्ट्स में दिया हुआ है, ये हर्ट्स में, एंड दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम नहीं, वी मैक्स प्लॉट करके रखा हुआ है। अब हमारे पास वी मैक्स नहीं था, हमारे पास लैम्डा मैक्स का ग्राफ था, अगर आपको याद होगा तो। पर खैर ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी। यस, अच्छा यहाँ पे देखे रखा हुआ है ना, तो ये न्यू मैक्स है, एक्चुअली में न्यू मैक्स है, एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी और न्यू मैक्स जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट ग्राफ, कौन सा करेक्ट ग्राफ होगा? तो हम देखते हैं। पहले तो हमें पता है कि एक ध्यान रखना है, यहाँ पे इक्वेशन होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। किसी भी रेडिएशन के लिए आपका ये फॉर्मूला आता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, C स्पीड है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो इसका मतलब आपका न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, C बाय लैम्डा। अगर हम न्यू मैक्स की बात करें तो ये हो जाएगा C अपॉन लैम्डा मैक्स, या इसको उल्टा कर लेते हैं। तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा मैक्स, या ऐसे रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो न्यू मैक्स इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा मैक्स हो जाएगा। C स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट है ना। हमें पता है कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब होता है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मैंने आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताया था, जो ये कहता है कि आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू B अपॉन T, ऐसे ही था ना। अब यहाँ अगर लैम्डा मैक्स का वैल्यू निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा, C अपॉन न्यू मैक्स, राइट। तो यहाँ पे C अपॉन न्यू मैक्स लिख दो, C अपॉन न्यू मैक्स इज इक्वल टू B अपॉन T। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू मैक्स विल बी इक्वल टू B इंटू C अपॉन T, नहीं, न्यू मैक्स अपॉन C विल बी इक्वल टू T अपॉन B, T अपॉन B। सो न्यू मैक्स विल बी इक्वल टू C अपॉन B इंटू T। C और B दोनों कांस्टेंट है, तो न्यू मैक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ना मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर मान लो दो चीज़ें प्रोपोर्शनल है, तो हमेशा ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन जाता है और वो ओरिजिन से पास होता है। और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये आपका C वाला ग्राफ है। ठीक है, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो C आपका आंसर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि C जो है, ध्यान से देखना, C आपके B में देके रखा हुआ है। आंसर आपका C है, लेकिन ये ऑप्शन आपको B में देके रखा हुआ है, तो B करेक्ट आंसर है। समझ गए, C इज योर आंसर, लेकिन C आपको B में देके रखा हुआ है, ये भी कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो B आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Two gases A and B are at absolute temperatures 360 Kelvin and 420 Kelvin respectively. The ratio of average kinetic energy of the molecules of gas B to that of gas A is. एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला हमने देखा था 3/2 kBT होता है. तो इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पहले गैस ए का टेम्परेचर क्या है 360 और गैस बी का टेम्परेचर 420 है. तो गैस ए का टेम्परेचर 360 है, गैस बी का टेम्परेचर 420 है. आपको करना क्या है बताओ, द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है. तो इफ ई इज प्रोपोर्शनल टू टी और बी टू दैट ऑफ ए निकालना है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं ई बी अपॉन ई ए इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए. बस यही रेशियो आ जाएगा आपका. टी बी का वैल्यू 420, टी ए का वैल्यू 360, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 6 6 6 6 6 36, 6 7 42, 7/6, 7:6, दैट इज ऑप्शन सी. सिंपल. ठीक है, यस आगे बढ़ते हैं. If the absolute temperature of a gas is increased 5 times, the RMS velocity of the gas molecules will be. देखो, absolute temperature 5 times अगर increase किया तो RMS velocity का क्या होगा. तो टेम्परेचर आप देखो यहाँ पे आपका पता है कि RMS velocity जो होता है वो अंडर रूट 3RT/m होता है, m0. तो इसका मतलब आपका RMS स्पीड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी. तो अगर मैं टेम्परेचर को 5 गुना बढ़ाता हूं तो यहाँ पे देखो आपका VRMS इज इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू. अब देखो यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर को 5 टाइम्स बढ़ाता हूं तो ये √5 टाइम्स आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा. तो ये तो डायरेक्टली आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो और आपका आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में है ना. स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर टेम्परेचर को 5 टाइम्स बढ़ाओगे तो √5 टाइम्स आपका स्पीड बढ़ेगा. और अगर ये समझ में ना आए तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि इनिशियल स्पीड आप RMS स्पीड देखो, RMS वर्ड में यूज नहीं कर रहा हूँ पर ये पहला RMS स्पीड है उसको आप V मान लो और दूसरे RMS स्पीड को आप क्या करोगे आपको पता करना है. ठीक है, और पहला टेम्परेचर आप उसको T मान लो और दूसरा टेम्परेचर क्योंकि उसने 5 टाइम्स बढ़ा दिया ना, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 5 टाइम्स तो उसको 5T मान लो. ऐसा भी कर सकते हो. और आपको क्या करना है फाइनल वेलोसिटी निकाल लो आप. तो V2/V1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1 आ जाएगा, क्योंकि रूट के प्रोपोर्शनल है ना. VRMS इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि V2/V1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट T2/T1. V2/V विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5/5T/T. राइट, T और T कैंसल, तो V2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5V. तो इनिशियल स्पीड से 5 गुना ज़्यादा √5 टाइम्स ज़्यादा हो गया आपका फाइनल स्पीड. मतलब RMS स्पीड √5 टाइम्स बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर आपने 5 टाइम्स बढ़ाया. तो ये वैसे ही ऑब्जर्वेशन से हमें दिख जा रहा था, लेकिन आप यहाँ इसको सॉल्व करना चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द RMS स्पीड ऑफ गैस एट टेम्परेचर T इज 2 times the RMS speed at 320 Kelvin. The value of temperature T is. अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है, द RMS स्पीड ऑफ गैस एट टेम्परेचर T. तो T टेम्परेचर है, इसमें मान लेते हैं RMS आपका VRMS है. इट इज 2 times द RMS स्पीड एट 320 Kelvin. अब यहाँ पे जो RMS स्पीड T टेम्परेचर पे है VRMS, ये 2 टाइम्स है आपका RMS स्पीड एट 320 Kelvin. ये थोड़ा सा गड़बड़ है, रुको एक काम करते हैं T1 T2 के टर्म्स में लेते हैं. अगर मान लो आपका टेम्परेचर T1 है तो T1 टेम्परेचर आपका T है और फाइनल T2 टेम्परेचर आपको दे के रखा हुआ है 320 Kelvin. 320 Kelvin. RMS में मैं RMS वर्ड बार बार यूज नहीं करूंगा. तो T1 टेम्परेचर पे आपका RMS वैल्यू V1 है और T2 टेम्परेचर पे आपका RMS वैल्यू V2 है. अब वो क्या रहा है वो देखो, द RMS स्पीड ऑफ गैस एट T, जो T है वो 2 टाइम्स ज्यादा है 320 वाले से. 320 वाले से 2 टाइम्स ज्यादा आपका T वाला है, मतलब V1 जो है इट इज 2 टाइम्स ऑफ V2. सिंपल, राइट. तो आपका टेम्परेचर T पूछा गया है, तो टेम्परेचर T पूछा गया तो आप काम करो दोनों तरफ फॉर्मूला यूज कर लो. अंडर रूट 3RT/m0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट T1 लिख देते हैं, 2 टाइम्स 3RT2/m0.
बाकी सब तो कांस्टेंट है, कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अच्छा ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्वायर रूट के अंदर है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1 बचेगा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और उसके बाद T2 यहाँ पे बच जाएगा स्क्वायरिंग, ठीक है। तो T1 का वैल्यू क्या है आपका, T है, T2 का वैल्यू क्या है 320 है, 4 इंटू 320 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1280 केल्विन, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and constant volume is Cp and Cv respectively. If R is the universal gas constant and the ratio of Cp to Cv is gamma, then Cv is equal to मैंने तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला ये लिखा था कि गामा के टर्म्स में Cv का वैल्यू होता है R अपॉन गामा माइनस 1, मैंने डिराइव भी करवाया और सिनॉप्सिस में देख लेना, Cp का वैल्यू होता है गामा R अपॉन गामा माइनस 1, तो Cv का वैल्यू R गामा माइनस 1 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। According to the kinetic theory of gases, when two molecules of gas collide with each other, then both kinetic energy and momentum are conserved। यही आंसर आएगा, मैंने लिख के भी दिया हुआ है कि आइडियल गैस का आप देखोगे तो आइडियल गैस के डिस्क्रिप्शन में आइडियल गैस क्या करता है, अगर वो कोलाइड करता है चाहे वॉल से करे या फिर वो आपस में कोलाइड करे मॉलिक्यूल्स, तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, बाकी देखो ही मत, ये लिखा रखा है ऑलरेडी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो क्या है। अभी ये शायद थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने देखा था जब सॉल्व करवाया था किसी बच्चे को, तो इसको थोड़ा आराम से करते हैं ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, मुझे लगता है JEE लेवल तक जा चुका है, तो उसको आराम से टाइम देके आपको करना होगा। 10⁻23 molecules of a gas, each having a mass of 3 into 10⁻27 kg, strike per second per square centimeter of a rigid wall at an angle of 60 degree with the normal and rebound with a velocity of 500 meter per second. The pressure exerted by the gas molecules on the wall is ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कि 10⁻23 मॉलिक्यूल्स गैस का, सबका मास देके रखा हुआ है, स्ट्राइक पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ऑफ अ रिजिड वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल एंड रिबाउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। अब देखो गैस के मॉलिक्यूल्स है तो ये जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा, तो मान लेते हैं आपकी ये दीवार है और इस दीवार पे बेसिकली पूछा क्या गया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल। अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या देके रखा हुआ, वैसे इतने मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। तो अगर मैं सपोज करो फोर्स भी निकाल लूँ तो मुझे प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले कैसे प्रेशर मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, पहले फोर्स निकाल लो। तो अब ये इस तरीके से जा रहा है और यहाँ पे स्ट्राइक कर दे रहा है, और अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये इस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं, वेलोसिटी ऐसी जा रही है इसकी, और कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल, 60 डिग्री विद द नॉर्मल यहाँ पे जा रहा है। मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, ठीक है, एंड रिबाउंड विद द वेलोसिटी, और रिबाउंड करेगा तो उतने ही एंगल पे रिबाउंड कर जाएगा, वो उतने ही एंगल 60 डिग्री पे वो रिबाउंड करेगा। और ये जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी 500 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना ये इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है, तो जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल पे उतने ही वेलोसिटी के साथ आएगा। तो अगर वो 500 मीटर पर सेकेंड के साथ निकला है तो इसका मतलब 500 मीटर पर सेकेंड के साथ गया भी होगा वो, तो उसी वेलोसिटी से गया है, जिस वेलोसिटी से जाता है उसी वेलोसिटी से उतने एंगल पे वो रिबाउंड होगा। तो इस तरह का सिचुएशन है, और ये तुम्हारा वॉल है, इस तरह का ये वॉल है आपका, ठीक है। पूछा क्या गया बताओ, हमको बस फोर्स चाहिए, अगर मान लो फोर्स मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, पहले तो एक्सेलरेशन निकालो, मास तो देके रखा हुआ है ना, मास तो हमारे पास है, और पहले हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, उसके बाद हम इतने सारे मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 10⁻23, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तुम काम करो कि एक ही मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल और उसका मास हम लोग m मान के चलते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका मास है, या फिर हाँ हैविंग अ मास ऑफ, ईच हैविंग अ मास, तो उसका मास हम लोग को देके रखा हुआ है 3 × 10⁻27 kg,
और बाद में क्या करेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स का एक साथ लेंगे तो 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकल गया तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम इन्होंने देके रखा होगा। अच्छा, टाइम क्या दिया हुआ है, पर सेकेंड, देख रहे हो, पर सेकेंड मतलब टाइम आपको 1 सेकेंड देके रखा हुआ है। एरिया क्या दिया हुआ है, पर स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब एरिया जो आपको देके रखा हुआ है 1 पर, मतलब 1 होता है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻² मीटर होता है। लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाता है पावर का, इसका तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो, आपको एरिया भी पता है, टाइम भी पता है, तो टाइम तो हमें पता ही है, हमें बस अब यहाँ पे क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालोगे, तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो तुम्हें व्यू दिख रहा है इसको तुम 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। कैसे करोगे, कंपोनेंट में डिवाइड करना आता है कि नहीं, आपको करना क्या है, आप यहाँ पे 2 एक्सिस चूज कर लो। तो एक वर्टिकल एक्सिस होगा और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, और इन 2 एक्सिस के अबाउट आप यहाँ पे फोर्सेस को डिवाइड कर दो। देखो, अगर ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी में आप देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है विथ 500 मीटर पर सेकेंड। आप देखोगे u का वैल्यू है ये, मैं u को साइड में लिख देता हूँ, इसको u रहने दो, और u का वैल्यू 500 मीटर पर सेकेंड होगा, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब किसी भी वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करने का क्या मतलब है, उसके टिप पे जाओ और उसके टिप पे जाने के बाद एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ड्रॉ करो इस एक्सिस पे, तो ये आपको वेक्टर मिल जाएगा, और एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे इस एक्सिस पे तो ये आपको ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। जो थीटा के साथ लगा रहेगा उसमें कॉस थीटा आता है, तो ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा u कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा u साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं ux लिख दे रहा हूँ क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको मैं uy लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, समझ गए। टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं। इस फाइनल वेलोसिटी को भी आपको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अब देखो इसका टेल यहाँ पे ना, तो मैं एक एक्सिस ऊपर की ओर y एक्सिस के अलॉन्ग, और एक एक्सिस हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका, इन 2 एक्सिस के अलॉन्ग इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखोगे तो तरीका क्या है, एक परपेंडिकुलर टिप से y एक्सिस पे और आपको ये कंपोनेंट मिल जाएगा, और एक परपेंडिकुलर आपको क्या करना पड़ेगा x एक्सिस पे, तो आपको ये कंपोनेंट मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी ऊपर है, और क्योंकि ये कंपोनेंट थीटा के साथ नहीं लगा हुआ है, ये थीटा के साथ लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा v cos 60 डिग्री, और ये क्योंकि थीटा के साथ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका v, नहीं सॉरी, ये थीटा के साथ है इसलिए इसमें cos थीटा आ जाएगा v cos 60 डिग्री, और यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया, थीटा 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री लिख दो, और यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, u cos 60 डिग्री, ऊपर का हो जाएगा सॉरी v cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा v sin 60 डिग्री। तो सिचुएशन ये है, ये देखो लाइन दिख रहा है आपको, सिचुएशन ये है कि हिट करने से पहले क्या था, इस डायरेक्शन में क्या था आपका ux वेलोसिटी, दैट इज u cos 60 डिग्री, और ऊपर की ओर uy इज इक्वल टू u sin 60 डिग्री, है ना, u cos 60 डिग्री u sin 60 डिग्री। ये हिट करने से पहले का सिचुएशन है। हिट करने के बाद का सिचुएशन आप देखोगे तो ऊपर की ओर क्या है बताओ, v sin 60 डिग्री, v sin 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या है आपका v cos 60 डिग्री, है ना। अगर आप देखोगे तो u cos 60 डिग्री और v ऊपर की ओर अगर आप ध्यान से देखो अलोंग y एक्सिस में, यहाँ पे लिख देता हूं अलोंग y एक्सिस की हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा vy, और ये हो जाएगा आपका vx। तो अलोंग y एक्सिस अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, y एक्सिस के अलोंग देखो, ऊपर की अलोंग,
ऊपर के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी आपका ये है और फाइनल ये है। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई है, अब वो कितना आ रहा है आपका u साइन 60 डिग्री, u साइन 60 डिग्री। अब u का वैल्यू 500 है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और वी वाई का वैल्यू देखोगे फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस अलग अलग देखना है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है बताओ, v साइन 60 डिग्री, और इनिशियली क्या था, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका v साइन 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका v साइन 60 डिग्री। इनिशियली क्या था u साइन 60 डिग्री, फाइनली क्या हो गया v साइन 60 डिग्री। अब v का वैल्यू भी तो सेम ही है ना 500, u और v सेम है, ठीक है। तो ये 500 √3/2 है। तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि आपका वी वाई और यू वाई सेम है, मतलब आपका वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज ही नहीं हुआ है। नो चेंज इन वेलोसिटी along y axis, along y axis। तो इसका मतलब ये है कि y axis के along कोई फोर्स ही नहीं लगा। अगर फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा ना, पर क्योंकि फोर्स लगा ही नहीं y axis के along, इसलिए वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो फोर्स along y axis, y axis के along कोई फोर्स नहीं लगा है। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलते हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर आप देखोगे तो क्या होगा बताओ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या था बताओ, यू एक्स। तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एंड यू एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, यू कॉस 60 डिग्री। तो यू cos 60 डिग्री। अब u cos 60 डिग्री में u का वैल्यू क्या है 500 है, और हमें पता है cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो ये 250 आ जाएगा, 250 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी देख लेते हैं vx, x के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो आप देखो कि फाइनल वेलोसिटी जो है उल्टा हो चुका है। देखो ux इस डायरेक्शन में है लेकिन vx इस डायरेक्शन में है। आप देखो vx का वैल्यू इस डायरेक्शन में है और वो v cos 60 डिग्री है, v cos 60 डिग्री है। और यहाँ पे हम लेंगे क्या, यहाँ पे इसको माइनस v cos 60 डिग्री। इसका रीजन क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको एक डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव लिया है तो दूसरे डायरेक्शन में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको vx का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट इज माइनस v का वैल्यू 500 है, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। डायरेक्शन का ध्यान रखना माइनस का, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। -250 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये आपका vx हो गया। अब आपको चेंज इन वेलोसिटी बड़े आराम से मिल जाएगा। या फिर आप अगर सपोज करो ऐसा फॉर्मूला यूज कर सको, डायरेक्टली फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लो कि मॉलिक्यूल पर कितना फोर्स लगा है। तो मॉलिक्यूल पे फोर्स क्या लगा है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा आपका, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अब फाइनल की बात करते हैं, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी आपका vx होगा, माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ux। ये सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस से याद रखना, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी चेंज हुआ है, इसकी वजह से फोर्स भी लगेगा। वाई एक्सिस में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो वाई एक्सिस को छोड़ दो, अपॉन टाइम t। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, m इंटू m कॉमन ले लो, vx माइनस ux अपॉन t आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m का वैल्यू 3 इंटू 10⁻27, तो 3 इंटू 10⁻27। ये मैंने कहा था थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ऊपर उठ गया, पर आराम आराम से एक ही चीज़ में समझा रहा हूँ, समझ सको तो ठीक है, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा vx का वैल्यू क्या है बताओ, -250, माइनस ux का वैल्यू क्या है 250, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से, अपॉन टाइम कितना, टाइम तो हमारा 1 सेकेंड था ना, पर सेकेंड बोला मतलब 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड ले लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे -250 -250 -500 हो जाएगा, -500 इंटू 3 कितना हो जाएगा -1500,
तो -1500 इंटू 10⁻⁻27 न्यूटन, ये हुआ आपका एक मॉलिक्यूल पर फोर्स। समझे? क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितना फोर्स वॉल पे लगा। अब देखो मॉलिक्यूल पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने वॉल पे मारा फोर्स, तो वॉल ने क्या किया, मॉलिक्यूल को फोर्स मारा ऐसे, तो मॉलिक्यूल्स को फोर्स ऐसे लगा है, तो वॉल को फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। तो जो वॉल पर फोर्स लगेगा वो इसका पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। फोर्स ऑन वॉल बाय वन मॉलिक्यूल, अभी तक हमने एक ही मॉलिक्यूल का निकाला है ना, बाय वन मॉलिक्यूल, दैट इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव ले लो, 1500 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। अब फोर्स ड्यू टू कितना बताओ, फोर्स ड्यू टू कितने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो फोर्स ड्यू टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कितना होगा, बस इसको 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स ड्यू टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में आपका आ जाएगा F टोटल इज इक्वल टू, इसको 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, तो ये आपका हो जाएगा 15, देखो 2 0 इसको दे दो 10⁻25 -27, तो 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे रहने दो, ये आपका टोटल फोर्स हो गया न्यूटन में। पर हमें पूछा गया था प्रेशर, वॉल पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 15 इंटू 10⁻2, और एरिया देख लेते हैं, एरिया कितना निकाला था हम लोगों ने मीटर स्क्वायर में 10⁻4, तो आपका 10⁻4 से डिवाइड कर दो। अब ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा बताओ, 15 + 4 हो जाएगा, -2 + 4 मतलब 10⁻2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो इसे फटाफट में हम कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया इसलिए टाइम लगा है, इतना टाइम ऐसे नहीं लगेगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। दूसरी बात, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, वेक्टर के फॉर्म में, आप वेक्टर के फॉर्म में इसको अरेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ठीक है आपको वो थोड़ा सा क्या पता कॉम्प्लिकेट हो जाए वेक्टर्स का अगर मैं यूज़ करूँ तो इसलिए इस तरीके से समझा दिया कि आपको दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड करना है, एक्स के अलोंग अलग से काम करना है, वाई के अलोंग अलग से काम करना है। तो ये ऑब्वियसली बात है सीईटी के हिसाब से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, पर मैंने ट्राई किया समझाने का, समझ जाओ, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। और इनकेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो किसी एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम देने की आपको ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आप 200 में से 200 चाहते हो, तब आपको जेडबल के लेवल पे जाके तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, बाकी मैंने समझा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, देखो अब वापस से क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे सारे। ये क्वेश्चन बीच में डिफिकल्ट आ गया था, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डबल्ड, अगर टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का डबल कर दिया गया, द फ्रीक्वेंसी एट विच द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम विल बी। देखो मैक्सिमम मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, मतलब वो न्यू मैक्स की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी मैक्स की बात कर रहा है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था कि देखो लैम्डा मैक्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा अगर आप डालोगे तो न्यू मैक्स इंटू लैम्डा मैक्स हो जाएगा, और इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, न्यू मैक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू t। ये हम लोगों ने कर रखा था अभी, अगर आप देखोगे तो कहाँ पे किया था, आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन में किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहाँ गया, देखो यहाँ पे न्यू मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो न्यू मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो ये डायरेक्टली अगर आप याद रखोगे तो बेटर होगा। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, कहाँ गया भाई कहाँ गया, न्यू मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब क्या पूछा गया बताओ, इफ द टेम्परेचर इज डबल, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर डबल करोगे, टेम्परेचर को अगर आप डबल करोगे तो न्यू मैक्स, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है, तो डबल ऑप्शन डी आ जाएगा, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The molar specific heat at constant pressure of an ideal gas is 7/2 R. The gas is made up of molecules which are,
अभी आपको बताना है कि ये पॉलीएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है या फिर डायटॉमिक है। तो मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब सीपी की बात कर रहे हो, तो सीपी का वैल्यू 7/2R दे के रखा हुआ है। अब तुम्हें भी पता है कि सीपी का वैल्यू जो होता है, मैंने डायरेक्टली आपको लिख के दिया था 1 + F/2R, जहाँ पे F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो आप देखोगे तो सीपी का वैल्यू 7/2R डाल दो, तो यहाँ पे आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वैल्यू मिल जाएगा 1/F/2R। R और R हो जाएगा कैंसिल, तो 7/2 = 1 + F/2 आ जाएगा। तो यहाँ से F/2 का वैल्यू 7/2 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका F/2 = 5/2, तो F का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसका होता है बताओ? रिजिड डायटॉमिक का, रिजिड डायटॉमिक का। 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। याद करो, रिजिड डायटॉमिक के लिए F का वैल्यू 5 डालना था, तो रिजिड डायटॉमिक, डायटॉमिक यहाँ पे एक ही देकर रखा हुआ है, ऑप्शन डी आ जाएगा। द क्वेश्चन इज अ ब्लैक स्फीयर हैज रेडियस R, ब्लैक स्फीयर मतलब ब्लैक बॉडी है वो, अ ब्लैक स्फीयर हैज रेडियस R whose rate of emission is E at temperature T. If radius is made R/3 and temperature 3T, the rate of radiation will be. अच्छा, रेट वर्ड जहाँ कहीं भी आया तो ध्यान रखना, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, या पर यूनिट टाइम। जो कुछ भी हम पर यूनिट टाइम निकालते हैं वो तुम्हारा रेट ऑफ रेडिएशन होता है। तो मतलब कितना हीट पर यूनिट टाइम निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रेडिएशन का मतलब हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ रेडिएशन आपका यहाँ पे जो होगा दैट विल बी हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। तो मैं पहले आपको हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू, अब ये ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉडी के लिए आपका रेट ऑफ एमएससी पावर का फॉर्मूला स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से क्या होता है, σT⁴। ब्लैक बॉडी इसलिए सिग्मा, नहीं तो ई आ जाता। और एमएससी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, Q/AT होता है, Q/AT = σT⁴। तो यहाँ से आप देख सकते हो रेट ऑफ एमिशन का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा ए वहाँ चला जाएगा, A σT⁴। तो मैं एक काम करता हूँ, Q/T बार बार लिखने से बेटर है मैं यहाँ पे रेट लिख देता हूँ, रेट ऑफ एमिशन, समझ जाना आप, A σT⁴, ये ध्यान में रखना, रेट ऑफ एमिशन का ये फॉर्मूला आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 स्फीयर्स है, या फिर आपका उसी स्फीयर का में चेंजेस किया हुआ है। तो पहला केस देखो क्या है, स्फीयर का रेडियस अगर R है, रेडियस अगर R है और टेम्परेचर अगर आपका T है पहले केस में, तो रेट जो है, पहला रेट, रेट 1, वो आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, रेडियस को R/3 कर दिया, टेम्परेचर को अगर मान लो 3T कर दिया, तो आपका रेट क्या होगा, सेकेंड केस में रेट 2 की बात कर रहा है, क्या होगा ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, रेट 2/रेट 1 कर लेते हैं। रेट 2/रेट 1 इज इक्वल टू, रेट का फॉर्मूला क्या है, A σT⁴, तो A2 σT⁴ अपॉन A1 σT⁴, ठीक है। सिग्मा तो गया, और ये क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया 4πr² होता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4πr² T⁴ अपॉन 4πr1² T⁴, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं 4π कैंसिल करके R2/R1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T2/T1 का होल पावर 4। सो रेट 2/रेट 1, रेट 2 अच्छा, रेट 1 का वैल्यू तो हमें पता है, रेट 1 का वैल्यू क्या देकर रखा हुआ है, E दिया हुआ है, यहाँ पे E लिख देते हैं, इज इक्वल टू R2/R1, R2 का वैल्यू क्या है, R/3 R, तो ये हो जाएगा आपका R/3 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T2/T1, T2 का वैल्यू 3T है, T1 का वैल्यू T है, तो 3T/T का पावर 4 है ना, R और R हो जाएगा कैंसिल, T और T हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ आप देखोगे तो 1/3 का स्क्वायर 9 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 4 क्या होता है, 3 3 9, 3 27, 3 81, तो ये 81 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 9। सो रेट 2/E इज इक्वल टू 9, सो योर रेट 2 विल बी इक्वल टू 9E। आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
If E is the kinetic energy per mole of an ideal gas and T is the absolute temperature, then the universal gas constant is given by. अच्छा, R का वैल्यू यहाँ पे पूछा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब R का वैल्यू इसमें से क्या आएगा, तो E इज काइनेटिक एनर्जी, E काइनेटिक एनर्जी पर मोल है, ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं 3/2 kBT होता है, ठीक है। पर मोल के लिए क्या करोगे, एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर कितना नंबर होता है उसके अंदर, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होता है, तो आप उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पर मोल आ गया आपका, ठीक है। और बोला क्या गया है, E is the kinetic energy per mole of an ideal gas and T is the absolute temperature, ठीक है। Then the universal gas constant is given by, अब आपको मैंने बताया था कि R का फॉर्मूला जो होता है वो Kb इंटू Na होता है, तो आप Kb इंटू Na की जगह पे R लिख दो, तो E का वैल्यू आपका आ जाएगा 3/2 RT और R का वैल्यू आपका आ जाएगा 2E/3T, सिंपल है, 2E/3T, 2E/3T ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। If R is the universal gas constant, then the amount of heat needed to raise the temperature of 2 moles of an ideal monoatomic gas from 273 Kelvin to 373 Kelvin when no work is done. No work is done मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वर्क देखो, गैस के केस में वर्क तभी होता है जब आपका वॉल्यूम चेंज होता है, तो नो वर्क मतलब नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज, ये ध्यान रखना, नो वर्क मीन्स नो वॉल्यूम चेंज, नो वर्क मीन्स नो वॉल्यूम चेंज, इसका मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है वो, इसका मतलब CV की बात कर रहा है। इफ R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देन अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 moles ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो 3 होता है, मोनोएटॉमिक गैस मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चेंज इन टेम्परेचर दे के रखा हुआ है, टेम्परेचर कितना चेंज किया बताओ, 273 से 373 केल्विन, तो आप चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालोगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इसका मतलब 100 केल्विन का टेम्परेचर चेंज किया गया है। कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा अगर आपको इतना टेम्परेचर बढ़ाना है 2 मोल्स ऑफ गैस के लिए, और मोनोएटॉमिक गैस है तो F का वैल्यू 3 आ जाएगा। देखो F का वैल्यू अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें Cp, Cv, गामा तीनों पता चल जाएगा फॉर्मूला से, पर यहाँ पे देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वो Cv की बात कर रहा है ना, Cv कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर सपोज करो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, फॉर्मूला क्या है बताओ, Cv का फॉर्मूला, Cp का वैल्यू, सबका फॉर्मूला तो वही रहेगा, हीट सप्लाइड पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यही था ना, Cp Cv सबका फॉर्मूला लिख के दिया था, Cv इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T। तो यहाँ पे आप देखो कि Cv का वैल्यू क्या होता है, F/2R होता है, Cv इज इक्वल टू F/2R अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो, और यहाँ पे आपका Q अपॉन N डेल्टा T, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, आपको R पूछा है तो देख लो, F का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 3/2R विल बी इक्वल टू Q हम लोग को ढूंढना है, N का वैल्यू यहाँ पे 2 दे के रखा हुआ है, डेल्टा T का वैल्यू 100 दे के रखा हुआ है, तो 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, Q का वैल्यू आपका 300R हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर है आपका 300R ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई यहाँ पे, 2 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडिया R1 एंड R2 मेड ऑफ सेम मटेरियल, डेंसिटी सेम है, एंड हैव सिमिलर सर्फेसेस भी सेम है, सब कुछ सेम है। द स्फीयर्स आर रेज्ड टू द सेम टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर भी सेम है, एंड देन अलाउड टू कूल अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ओके, assuming spheres to be perfect conductors of heat, then the ratio of cooling ratio of cooling, अच्छा rate of cooling हो सकता है, rate of cooling हो सकता है, मेरे हिसाब से rate of cooling होना चाहिए। तो ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो रेडिया R1 एंड R2 देके रखा हुआ है, तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या होता है कि आप कितने रेट से वो हीट बाहर फेंक रहा है, कितने रेट से हीट बाहर फेंक रहा है, इसका मतलब Q/T ही पूछा गया है यहाँ पे। रेट ऑफ कूलिंग मतलब Q/T ही है, रेट इसी का रेशियो पूछा गया है। और अभी अभी हम लोगों ने देखा था
कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मान के चल सकते हैं कि चलो ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा टी रेज टू 4 ना, ए सिग्मा टी रेज टू 4। हमने रेट का फॉर्मूला निकाल के रखा था, देखो कहाँ गया, रेट इज ए सिग्मा टी रेज टू 4, पर ये ब्लैक बॉडी के लिए था। अगर मान लो ऑर्डिनरी बॉडी हो तो यहाँ पे सिग्मा के साथ हमेशा ई लग जाता है, तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो हम अगर मान के चलें कि ऑर्डिनरी बॉडी है तो आपका यहाँ पे ई सिग्मा के साथ ई लग जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए ई सिग्मा टी रेज टू 4। अब देखो ध्यान दो, अगर सपोज करो यहाँ पे सेम मटेरियल है और सेम सरफेस है तो ई का वैल्यू सेम होगा, तो ई इज सेम फॉर बोथ, मटेरियल सेम है और आपका सिमिलर सरफेस है तो ई का वैल्यू दोनों के लिए सेम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है बताओ, दोनों का रेशियो निकालना है रेट ऑफ कूलिंग का, तो रेट 1 अपॉन रेट 2, रेट 1 अपॉन रेट 2 निकालना है कूलिंग का, तो क्या होगा बताओ, ए सिग्मा टी रेज टू 4, तो A1 ई सिग्मा T1 रेज टू 4 अपॉन A2 ई सिग्मा T2 रेज टू 4। ई दोनों का सेम है, सिग्मा तो वैसे भी कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्फीयर्स है तो एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। अच्छा इन्होंने एक और चीज़ दे रखा है क्या, नहीं R1 R2 अलग दे रखा है, रेडियस R1 R2 दिया हुआ है, तो 4 पाई R1 स्क्वायर, और टेम्परेचर तो स्फीयर्स आर, अच्छा सेम टेम्परेचर भी है भाई, टेम्परेचर भी सेम है तो TT कर दो ना, टेम्परेचर भी सेम है, T रेज टू 4 T रेज टू 4 सेम टेम्परेचर, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। इसमें क्या इतना घुमाया फिरा भाई, क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा करके रखा हुआ है, सीधा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर आ जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ऑप्शन सी, राइट, सिंपल है। तो चलो आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, क्या रॉन्ग है ये आपको बताना है, राइट इसमें से 3 राइट होंगे, एक रॉन्ग होगा, वही हमारा आंसर होगा। द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट अप्रिशिएबल फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। हाँ कोलिजन, देखो कोलिजन जब नहीं हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ना के बराबर होता है। आपका आइडियल गैस, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम बेसिकली आइडियल गैस की बात करते हैं, तो आइडियल गैस के केस में क्या था भाई, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं, जब टकराते हैं तभी करते हैं, नहीं तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब हमारा आंसर नहीं है, स्टेटमेंट सही है, आंसर नहीं है, आंसर हमारा गलत स्टेटमेंट होगा, रॉन्ग पूछा गया है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, नहीं यहाँ पे ये गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ मैं आपको बताता हूँ, बाकी चेक कर लो सब सही निकलेगा। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, हाँ सारे एक जैसे होते हैं, मान के चलते हम लोग। कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस and that of the molecules with the walls of the container are perfectly elastic, yes elastic collision होता है, ये भी सही है। अब ये गलत क्यों है, pressure exerted by a gas is due to collision between the molecules of the gas, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। ये बोल रहा है प्रेशर ऑफ द गैस का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है आपस में टकराते हैं इसलिए प्रेशर डालते हैं, नहीं, मॉलिक्यूल्स जो वॉल से टकराते हैं ना उसे हम बोलते हैं कि वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो मॉलिक्यूल्स वॉल से, कंटेनर के वॉल से जो टकराते हैं उसकी वजह से गैस का प्रेशर आता है, ना कि आपस में टकराने की वजह से। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा और यही हमको स्टेटमेंट ढूंढना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्या है अब यहाँ पे, अ कंटेनर ए कंटेन्स एन आइडियल गैस और प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। तो एक कंटेनर है, इसमें प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, एंड अ सेकेंड कंटेनर B contains the same gas at pressure 2P, volume 2V and temperature 2T होगा, इसमें मिसिंग है शायद, टेम्परेचर 2T लिख देता हूँ मैं, टेम्परेचर 2T। ठीक है, रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस इन A टू दैट इन B इज, अच्छा मास का रेशियो पूछा है और सेम गैस लेके रखा हुआ है, तो एक काम करो पहले नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लो। मान लेते इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स L2 है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो N इज इक्वल टू PV अपॉन RT हो जाएगा। तो पहले गैस के केस में N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रेशर P है
वॉल्यूम V है, R इंटू टेम्परेचर T है, ये N1 आ गया। सेकेंड गैस के केस में क्या हो जाएगा आपका N2, प्रेशर 2P है, वॉल्यूम 2V है, PV बाय RT, R अपॉन टेम्परेचर 2T है। तो 2 और 2 आपका हो जाएगा कैंसिल, और आपका N2 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2PV अपॉन RT, ये होगा ना 2PV अपॉन RT। अब देखो N2 N1 आपके सामने, आप डिवाइड कर दो आपको रेशियो मिल जाएगा। A to B बोला गया है तो N1 अपॉन N2 निकालो, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू PV अपॉन RT, 2PV अपॉन RT, तो PV अपॉन RT डिवाइडेड बाय 2PV अपॉन RT, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो N1 अपॉन N2 आपका 1 अपॉन 2 आ गया। नाउ सी, हम लोग को इन्होंने मास का रेशियो निकालने बोला है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलार मास डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम अपॉन मोलार मास फॉर सेकेंड केस इज इक्वल टू 1/2। अब क्योंकि सेम गैस लिया हुआ है तो दोनों केस में मोलार मास तो सेम होगा, तो एम नॉट हो जाएगा कैंसिल, और M1 अपॉन M2 का जो वैल्यू होगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो 1:2 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, गामा का वैल्यू देके रखा हुआ है 5/3, इज मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के साथ मिक्स कर दीजिए, जिसका गामा का वैल्यू 7/5 है। द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर इज, अच्छा गामा का मिक्सचर आपको ढूंढना है। ठीक है चलेगा, आप एक काम करो यहाँ पे गामा मिक्सचर मैंने आपको बताया क्या होता है। गामा मिक्सचर इज इक्वल टू CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू गामा मिक्सचर इज इक्वल टू N1, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, N1 CP1 प्लस N2 CV2 CP2 N1 अरे यार CP2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2। अब इसमें हम वापस आते हैं बाद में, फिलहाल तो यहाँ पे, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। N1 N2 का वैल्यू तो हमें पता है, 1 मोल N1 हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ N1 का वैल्यू 1 है, और 1 मोल ऑफ एन डायटोमिक गैस N2 का वैल्यू भी 1 है। N1 N2 दोनों का वैल्यू 1 है, तो आपको बस CP1 CP2 निकालना है, CV1 CV2 निकालना है। F का वैल्यू आपको यहीं से पता चल जाएगा। देखो पहले केस में फर्स्ट गैस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो गामा का वैल्यू का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f का फॉर्मूला होता है। आपको यहाँ से F पता चल जाएगा, जैसे F पता चलेगा CP1 CV1 दोनों पता चल जाएगा। तो फर्स्ट गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो गामा का वैल्यू 5/3 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो 5/3 इज इक्वल टू 1 + 2/f, तो 2/f का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। या फिर आप देखो तो ये मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 5/3 मुझे याद है, आपको याद अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, F मिल जाएगा यहाँ पे आपको। 2/f इज इक्वल टू 5/3 - 1, 5/3 - 1 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे आपको F का वैल्यू 3 आ जा रहा है। पहले गैस के लिए F का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब आपको CV1 मिल जाएगा F/2, तो CV1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/2 R हो जाएगा। CV1 3/2 R आ गया, उसी तरह से आपको CP1 आ जाएगा 1 + F/2 R। F का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो तो ये आपको CP1 5/2 R हो जाएगा, है ना। 3/2 + 1 5/2 R, CP1 मिल गया। ठीक है, उसी तरह से अब सेकेंड गैस पे चलते हैं, सेकेंड गैस की बात करते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है इसका, लेकिन ठीक है उसमें अब कंफ्यूजन हो सकता है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, आप इस तरीके से करो, आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड आपका गैस जो है उसका खाली आपको ये याद रहेगा ना, 7/3 दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मोनोएटॉमिक डायटोमिक। अच्छा यहाँ पे लिख के दे रखा है डायटोमिक, तो आप बात ही खत्म कर दो, आप उसको फॉर्मूला भी यूज करोगे तो F का वैल्यू आपका 5 आ जाएगा। लेकिन रिजिड है कि नॉन रिजिड है ये अब कंफर्म नहीं है, तो F का वैल्यू पता नहीं चलेगा, तो आप काम करो 1 + 2/f के फॉर्मूले से यूज कर लो 7/3, तो 2/f का वैल्यू जो है वो 7/3 - 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 - 3 4 होता है, तो 4/3 हो जाएगा। तो F का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 6/4, यानी कि अरे ये कैसे आ गया,
नहीं सॉरी 7/5 है, वही तो बोलो यार, गड़बड़ है कुछ तो। 7/5 है, सॉरी 7/5 है, 7/5 है, तो ये हो जाएगा आपका 2/5। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और f का वैल्यू 5 आ गया आपका, f का वैल्यू 5 आ गया। तो सेकेंड गैस के लिए f का वैल्यू 5 आ रहा है, ठीक है। तो Cp Cv दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। Cv का वैल्यू यहाँ पे Cv1 और Cp1 था, यहाँ पे Cv2 आ जाएगा f/2r, यानी कि Cv2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2r। उसी तरह से आपका Cp2 आ जाएगा, Cp2 इज इक्वल टू 7/2r आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लो, है ना। तो Cp1 Cp1 Cv1 Cp2 Cv2 सब मिल गया, बस वैल्यू डाल दो यहाँ से। अब घूम के यहाँ से आप आ जाओ इस पॉइंट पर, N1 N2 का वैल्यू 1 1 है, तो गामा मिक्सचर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने बाद में किया होगा ये, ठीक है। तो गामा मिक्सचर विल बी इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा, N1 Cp1, N1 Cp1 मतलब N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 है और Cp1 का वैल्यू 5/2r है, 5/2r है, प्लस N2 का वैल्यू 1 है और Cp2 का वैल्यू क्या आ रहा है 7/2r आ रहा है, डिवाइडेड बाय Cv1 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 3/2r, 3/2r प्लस Cv2 कितना आ रहा है 5/2r। तो आप देखो 2 और 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आर भी चला जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 + 3 8 हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इन्होंने डायरेक्टली ऐसा कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 12/8 कितना हो जाएगा 8 1 × 8, तो 1 तो आएगा, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ यार, इतना कैलकुलेशन का क्या है। 12 डिवाइडेड बाय 8 विल गिव यू 1.5 और 1.5 आपका ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका एक और बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पर कैसा होता है ना कि मैं प्रेफर यही करता हूँ, कई बच्चे वो प्रेफर करते हैं, कई लोगों को ये सिंपल लगता है, वो थोड़ा सा कैसा उसमें चीज़ें काफ़ी, जो आप इक्वेशन देखोगे ना, ये इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो भी सही लगेगा, N1 + N2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 - 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 - 1। इस फॉर्मूले में आप N1 N2 गामा 1 गामा 2 का वैल्यू डाल दो, थोड़ा सा घुमाना फिराना रहता है इसकी वजह से। अब अलग अलग बात है, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें आती है, इसमें कैसा ना कि आपके पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद भी रहेगा, पटपट कर लोगे, वो याद नहीं रहता है कई केसेस में, पर अगर आपको याद है डायरेक्ट वैल्यूज आप डाल सकते हो। तो गामा 1 का वैल्यू 5/3 है और गामा 2 का वैल्यू 7/5 है, तो गामा 1 का वैल्यू 5/3 है, गामा 2 का वैल्यू 7/5 है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ हो सकता है, N1 N2 दोनों का वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 अपॉन गामा मिक्सचर -1, लेकिन आपको अगर ये बेटर लग रहा है तो ये कर लो। इसमें कुछ कैसा नहीं कि एक ही फॉर्मूला है, उसी में आंसर आ जाएगा आपका गामा मिक्सचर का। N1 का वैल्यू 1 है, गामा 1 का वैल्यू 5/3 है, 5/3 - 1 प्लस N2 का वैल्यू भी 1 है और ये 7/5 - 1 हो जाएगा। गामा मिक्सचर मिल जाएगा आपको, 2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन 5/3 - 1 हो जाएगा आपका 2/3, 2/3 2/3 5 - 3 2 वहाँ, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2/5, ठीक है। तो 2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 प्लस 5/2 दैट इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो 2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो गामा मिक्सचर -1 इज इक्वल टू 2/4 आ जाएगा। सो गामा मिक्सचर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2, 3/2 इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा और यही आपका आंसर था। तो ये मेरे हिसाब से हो सकता है वो जल्दी आ जाए अगर आप कैलकुलेशन के ऊपर होता है, बाकी वो चीज़ें याद नहीं रहती वो फॉर्मूला इसलिए, पर ठीक है आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आ जाएगा। ओके बच्चों, मैंने दोनों फॉर्मूला आपको बता दिया, आप देख लेना कि किस तरीके से आपको चाहिए मिक्सचर का। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड फ्रॉम 75 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट। यार ये मुझे लगता है रेट ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है,
हाँ गड़बड़ है। रेट ऑफ कूलिंग न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ, ये बच्चों 11th का क्वेश्चन है। 11th, ये गलती से शायद यहाँ पे आ गया होगा। 11th स्टैंडर्ड में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन है ये, क्योंकि वहीं पे कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट केटीजे में है ही नहीं, तो जब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ये हम लोग 11th स्टैंडर्ड का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे तो नहीं होगा ये। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, now see 3 black discs x, y and z have radii 1 meter, 2 meter and 3 meter। 3 ब्लैक डिस्क है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर का रेडियस है तीनों का। द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी आर 200। अच्छा, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब लैम्डा मैक्स। तो इसके लिए लैम्डा मैक्स का वैल्यू 200 नैनोमीटर है, इसके लिए लैम्डा मैक्स का वैल्यू 300 नैनोमीटर है, और इसके लिए लैम्डा मैक्स का वैल्यू 400 नैनोमीटर है, सब नैनोमीटर में है। द रिलेशन बिटवीन एमएससी पावर EX, EY, EZ इज, एमएससी पावर की बात कर रहा है वो, क्या मैक्सिमम है या फिर तीनों इक्वल है ये पूछा गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो रेडियस अलग अलग दिया हुआ है तीनों का लैम्डा मैक्स का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। तो हम रिलेशन निकाल लेते हैं। एमएससी पावर क्या होता है बताओ। एमएससी पावर को हम R लिखते हैं, R इज इक्वल टू, अगर ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक डिस्क है, तो सिग्मा T⁴ हो जाएगा। एमएससी पावर हम जानते हैं ना, कौन सा लॉ था वो आपका, R इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से ब्लैक बॉडी के लिए एमएससी पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा T⁴। पर इन्होंने एमएससी पावर का वैल्यू मतलब जो नोटेशन है वो ई दे के रखा हुआ है। इसके लिए एमएससी पावर EX है, इसके लिए एमएससी पावर EY है, और इसके लिए एमएससी पावर EZ है। तो मैं इसको जनरली ई लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। तो अब क्लियर है कि आपका एमएससी पावर जो है EX का वैल्यू अगर देखा जाए, अच्छा इसका रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, एमएससी पावर में रेडियस नहीं आता है, तो रेडियस कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। EX हो जाएगा सिग्मा एक्स का जो टेम्परेचर दिया है, क्या टेम्परेचर दिया होना चाहिए यार, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर नहीं दिया ना, वो दिक्कत है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसका टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर T2 मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर T3 मान लेते हैं। ठीक है, अब एक काम करो, हमको ये क्लियर हो गया कि E जो है आपका एमएससी पावर, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁴। ध्यान देना यहाँ पे, या एक काम करो इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि हमको लैम्डा के टर्म्स में चाहिए आंसर, क्योंकि हमको लैम्डा दिया हुआ है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। तो इसको इक्वेशन 1 लिख लो। चलो अब उसके बाद एक काम करते हैं, लैम्डा और टेम्परेचर में हमें रिलेशन पता है, हमें पता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से लैम्डा मैक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू B/T होता है। तो इसका मतलब T का वैल्यू क्या हो जाएगा, T का वैल्यू जो होगा वो B/लैम्डा मैक्स हो जाएगा। T इज इक्वल टू B/लैम्डा मैक्स। इस इक्वेशन में अगर आप सब्सटीट्यूट कर देते हो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपको E का वैल्यू क्या आ जाएगा, एमएससी पावर E का वैल्यू सिग्मा, अब देखो T⁴ है, इसका मतलब T का वैल्यू क्या है, B/लैम्डा मैक्स, तो B/लैम्डा मैक्स ⁴ हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ E इज इक्वल टू सिग्मा B⁴ अपॉन लैम्डा मैक्स का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका एमएससी पावर जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स का पावर 4, बस कुछ नहीं। तो इसका मतलब लैम्डा मैक्स जिसका ज़्यादा होगा उसका एमएससी पावर कम हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे लैम्डा मैक्स सबसे ज़्यादा इसका है, तो इसका एमएससी पावर सबसे कम है। लैम्डा मैक्स इसका सबसे कम है, तो इसका एमएससी पावर ज़्यादा होगा। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 200 विच इज़ मिनिमम फॉर फर्स्ट स्फीयर। तो इट्स एमएससी पावर विल बी मैक्सिमम, इट्स एमएससी पावर इज मैक्सिमम। तो पहले वाले का एमएससी पावर मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि उसका लैम्डा मैक्स मिनिमम है, तो EX इज मैक्सिमम। समझ गए? इसमें ध्यान रखना रेडियस का कोई रिलेशन नहीं है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर सपोज करो उन्होंने रेट पूछा होता, ध्यान देना, अगर उन्होंने रेट पूछा होता तो रेट हम लोगों ने निकाला था कि रेट का फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ रेडिएशन पूछा होता,
तब वो a सिग्मा टी रेज टू 4 आ जाता और a की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी रेज टू 4 हो जाता। तब आपको रेडियस और टेम्परेचर दोनों देखना होता। तब आपको ये देखना होता कि आर स्क्वायर टी रेज टू 4 जो है ये किसका ज़्यादा है। ये जिसका ज़्यादा होगा उसका रेट भी ज़्यादा हो जाता। समझे? तो यहाँ पे एक्चुअली क्या था ना कि आपका टी रेज टू 4 ही था, मतलब एरिया से कोई लेना देना नहीं है, एरिया से कोई लेना देना नहीं है तो रेडियस से भी कोई लेना देना नहीं है। ध्यान देना कि अगर रेट पूछा जाए तब वहाँ पे रेडियस भी आ जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेट नहीं पूछा, यहाँ पे एमएससी पावर पूछ लिया, तो एमएससी पावर में रेडियस का कोई लेना देना नहीं है, तो वो वैसे ही दे के रखा हुआ है, आप समझ लो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। एट 273 डिग्री सेल्सियस द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज आर। परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऑफ आर है, द एमिसिव पावर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। हाँ ठीक है, एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है भाई? एमिसिव पावर का फॉर्मूला आपका आर, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर रहा है वो, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर होता है सिग्मा टी रेज टू 4। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर सपोज करो आपका R1 R है, मतलब या टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, टेम्परेचर T1 अगर 273 डिग्री सेल्सियस है। एक और बात मैं बोल दूं कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही होना चाहिए। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में देके रखा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जहाँ पे डिग्री सेल्सियस में यूज होगा, आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना है। डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आप 273 ऐड कर दो तो आपको केल्विन में मिल जाएगा। 273 ऐड करोगे यार, ये तो बड़ा अजीब सा है, 273 ही दिया हुआ है तो 273 प्लस 273 करना पड़ेगा। हाँ गड़बड़ तो नहीं, केल्विन तो नहीं दे के रखा हुआ है, पता नहीं, देखते हैं। 273 प्लस 273, इसमें कुछ तो झोल है मुझे लगता है। 273 प्लस 273 क्या हो जाएगा? 546 हो जाएगा, आई एम नॉट रॉन्ग, तो या 546 केल्विन हो जाएगा। चलो 3 3 6 7 7 14 2 2 4। तो अगर मान लो टेम्परेचर 546 केल्विन है तो आपका जो एमएससी पावर है उसका वैल्यू आर है, ऐसा देखे रखा है ब्लैक बॉडी का। अगर एमएससी पावर, मतलब सेकेंड केस में एमएससी पावर कब होगा? जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो सेकेंड केस में आपका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 का मतलब होता है 0 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। सेकेंड केस में 273 केल्विन है, फर्स्ट केस में 546 केल्विन है, तो सेकेंड केस में आपका एमएससी पावर क्या होगा ये पूछा गया है। तो सिंपल से बात है, आपका एमएससी पावर जो होता है आपको क्लियरली दिख रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4, या फॉर्मूला यूज कर लो यार, R2 अपॉन R1 विल बी इक्वल टू सिग्मा T2 रेज टू 4 अपॉन सिग्मा T1 रेज टू 4, है ना। तो R2 का वैल्यू अपॉन R1 का वैल्यू R दिया हुआ है तो R लिख लो, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो ये T2 अपॉन T1 का होल पावर 4 हो जाएगा। तो R2 अपॉन R इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। T2 का वैल्यू हम क्या लेंगे? 273, तो 273 ले लो। T1 का वैल्यू हम क्या लेंगे? 546, तो 546 ले लो, का पावर 4 हो जाएगा। तो ये 273 1 273 2 सा, तो ये 1/2 का पावर 4 हो जाएगा। अब 2 का पावर 4 आपको पता है 2 2 से 4 2 से 8 2 से 16 होता है, तो इसका मतलब R2 अपॉन R 1 अपॉन 16 हो जाएगा। तो R2 का वैल्यू R/16 हो जाएगा, तो ये R/16 आ रहा है। अच्छा है तो ठीक है, सही है ना, R/16 आपका पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके थे और बाकी और क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे हम लोग, वो अगले वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, थैंक यू।